Hello students, now we'll be starting with the part 2 of section C जिसमें थोड़े better questions होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोहर थ्योरी पे। पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैं बोल सकता हूँ ना मैक्सिमम एनर्जी। वेवलेंथ का एक फॉर्मूला हमने देखा था, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/RH इंटू क्या आ गया था ऊपर n1² n2² अपॉन n2² माइनस n1²। वेवलेंथ निकाल रहे हैं, वन मैक्सिमम एनर्जी कब होता है, लाइमन सीरीज बोला है तो n1 तो फिक्स हो गया 1 और n2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इससे यहाँ से अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनफाइनाइट के साथ, तो बेटर है हम जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसी को लेते हैं। RH को एज इट इज रहने दो, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू 1²। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये हो गया 1/λ, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया 0, तो न्यू बार का वैल्यू किसके बराबर आया RH के बराबर। लेकिन मेरे से तो वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा 1/RH, जो कि वैल्यू मैंने बोला ही था 911.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, बस मेन इसमें ये ध्यान रखना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड लेवल ऑफ Li2+2 द थर्ड एनर्जी लेवल। अगेन वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है वही हम ले लेते हैं। ग्राउंड लेवल मतलब n1 से कहाँ लेके जाना है, थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसीलिए लेवल 2 में पार्ट 2 में डाला है इस क्वेश्चन को। थर्ड एनर्जी लेवल का मतलब n2-3 नॉट 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता तो n2-4 होता। थर्ड एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल मैंने बताया था ना, शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर को ही बोलते हैं, तो बस बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू 1/RH इंटू क्या आ जाएगा ऊपर n1² n2² और नीचे क्या आ जाएगा n2² माइनस n1², लेकिन साथ में 1/Z² भी आएगा क्योंकि अब हाइड्रोजन नहीं है। Z² न्यू बार में ऊपर आता था, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो गया 911.5 n1² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 9 - 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1/9 मतलब कितना आ गया ये 911.5 कैंसिल आउट हो गया ये तो, डिवाइड बाय 8। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आई थिंक वो जो वैल्यू गिवन है उसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, 114 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन ऑफ बार्मर सीरीज मतलब n1 तो 2 हो गया, लिमिटिंग लाइन के लिए n2 हमेशा क्या होता है इनफाइनाइट। बस हो गया क्वेश्चन। तो अगेन इसमें न्यू बार लगा, तो इनफाइनाइट हो तब न्यू बार का ही फॉर्मूला लगाया करो। RH 1/4 माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, किसके लिए बोला है, कुछ नहीं दिया तो हाइड्रोजन एटम लेंगे। ये हो गया 0, 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, तो न्यू बार इज इक्वल टू RH/4 आ गया। दिस इंप्लाइज व्हाट कि लैम्डा क्या हो जाएगा 4/RH। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 × 1/RH। क्या हो गया ये 4 × 911.5 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, बस लिमिटिंग लाइन का मतलब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू लेवल्स ऑफ Li2+ आयन। Li2+ बोला है मतलब Z का वैल्यू हो गया 3, whose sum is 4 and difference is 2। कहना ऐसे कि सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन लग जाएगा। दोनों जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका सम n1 n2 का सम कितना है 4, डिफरेंस मैं मान के चलता हूँ n2 n1 से बड़ा है, कितना आ गया 2। मैं ऐड कर दूं दोनों को तो n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। बस हो गया क्वेश्चन। फिर से वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 1/RH इंटू ऊपर क्या आता है n1² इंटू n2², n1² मतलब 1² इंटू 3²। यही अभी जो पहले क्वेश्चन में किया था वो देख लो, वही आ रहा है ना आंसर, सेम आ रहा है। 114 एंगस्ट्रॉम आया था ना, एंगस्ट्रॉम को हम उसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, ये अभी आप कर सकते हो, मैं लिख के छोड़ देता हूँ। इंटू 1/Z² आएगा, Z का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देना, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा RH इंटू 8 आएगा ना, मतलब RH/8 1/RH/8 मतलब 911/8 वो वाला वैल्यू आ जाएगा। ये बस सेंटीमीटर में दिया है हमने, इसको यहाँ से जो लैम्डा निकाला है हम ये किस में निकाल रहे हैं एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं RH का वैल्यू 911.5 रखता हूँ तो ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। The angular momentum of an electron in a Bohr orbit of hydrogen atom is 4.22 × 10⁻34 kg/s. Calculate the wavelength of spectral line emitted when the electron falls from this level to the next lower level। ये वाले वैल्यू, ये दिस लेवल कैसे निकलेगा, मेरे को एंगुलर मोमेंटम दिया है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है NH/2π। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा n आ जाएगा, नेक्स्ट लोअर लेवल क्या होगा n-1, नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट लोअर लेवल मतलब जस्ट एक कम n है यहाँ पे, n की हेल्प से वहां n-1 आ जाएगा। mvr यही एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका सीधा वैल्यू गिवन है क्या
4.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इज इक्वल टू n इंटू एच का वैल्यू क्या होता है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू 3.14 कैंसिल आउट हुआ 10 टू द पावर माइनस 34 से। अप्रोक्सीमेशन इसमें आराम से कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यूज क्या आएंगी बहुत दूर दूर होती है अपॉन 6.63। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मानूं कि ये वाला वैल्यू कितना आ गया पूरा 6.28 आया, ये भी कितना आया 6.63, तो कैंसिल आउट होके अगर ये अप्रोक्सीमेटली 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा 4.22 अपॉन थोड़ा सा 1 से बड़ा वैल्यू, तो वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर। तो n2 मेरा 4 है और लोअर लेवल वाला क्या हो गया n का वैल्यू इसमें क्या हो गया 3। मतलब वेवलेंथ जो मेरे को निकालना है वो क्या निकालना है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। किसके लिए बोला है हाइड्रोजन एटम, तो इंटू 1/1 स्क्वायर ही आएगा। कितना आ गया ये 911.5 इंटू 9 इंटू 16 और नीचे में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, सो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सॉल्विंग का पार्ट आप पे छोड़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। An electron in hydrogen atom jumps from third energy level to the first energy level. थर्ड एनर्जी लेवल मतलब N3 और फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब N1। एक्साइटेड स्टेट और एनर्जी लेवल में फर्क है। द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, क्या मैं लिख सकता हूं, मैंने एक फॉर्मूला देखा था। सिमिलरली कहना है इसे कि चेंज इन बी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में, उसका फॉर्मूला ये होगा, तो डेल्टा पी ई विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी ई। डेल्टा टी ई अगर मेरे को निकालना है तो डेल्टा टी ई का फॉर्मूला क्या था, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड कौन है, हाइड्रोजन एटम ही है। कितना आ गया ये 13.6 इंटू 8/9, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा 2 इंटू 13.6 इंटू 8/9। 8/9 अगर अप्रोक्सीमेटली 1 है तो 13.6 इंटू 2 27.2 होता है। आंसर 27.2 से थोड़ा कम आएगा। इसको काट भी सकते हो, इसको तुम ऐसा कर सकते हो, इसको 1.5 ले लो, ये कितना आ गया 1.51 ले लो, तो 3.02 इंटू 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आ गया आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 24 भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। The kinetic energy of an electron in hydrogen atom like atom is 6.04 electron volts. Find the area of the third Bohr orbit, मतलब n का वैल्यू 3 है, to which this electron belongs। क्या मैं बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर। मेरे पास v का एक फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन। मैं इससे करूंगा क्या, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है मेरे को और z और n भी पता है, तो उसका क्या फायदा है फिर। तो इसके जगह हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू यूज करने की जगह हम ये यूज करेंगे mvr इज इक्वल टू nh/2 अपना जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ हम v को रिप्लेस करेंगे इस पूरे फॉर्मूला से और उसकी हेल्प से r की टर्म्स में ले आएंगे इक्वेशन। अब जब r की टर्म्स में इक्वेशन आ गया है तो r निकाल के मेरे को एरिया निकालना है ना, एरिया कैसे निकलेगा, पाई r स्क्वायर से, r आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया nh/2πr इंटू m, यहाँ पे डाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी गिवन है 6.04, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया इज इक्वल टू 1/2 इंटू m को ऐसे ही रहने दो, v स्क्वायर मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अभी तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। r स्क्वायर को इधर ले आओ, नीचे उधर क्या बच जाएगा, ऊपर तो बचा n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। n स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर मतलब 9, h स्क्वायर h मतलब 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होता है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, 6.6 का अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर माइनस 34 का स्क्वायर हो गया 10 टू द पावर माइनस 68। डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 8 तो है ही, इंटू पाई स्क्वायर। एक काम करो, डायरेक्ट एरिया निकालते हैं अपन, क्या करते हैं एक पाई को रहने देते हैं इधर, दूसरे पाई को उठा के इधर भेज देते हैं, ये मैं लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरे को सीधा क्या दे देगा, एरिया डायरेक्टली आ जाएगा, रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है। फिर रेडियस निकाल के अंडर रूट करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, क्या पॉइंट है उसका, ये रख गया। चेक कर लेना कुछ रह नहीं जाए। नीचे क्या रह गया m रह गया, एक m 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू में क्या आ जाएगा, और 6.04 इंटू 1.6 9.6 होता है अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 50। तो ये ऊपर 10 टू द पावर माइनस 18 आ जाएगा, और जो बचा है वो क्या बचा है, ये जाएगा 8 5 40, ऊपर आया 45, ये भी इससे भी कैंसिल आउट कर दो, 1 मान लो इसको। तो ऊपर बेसिकली क्या बचा है 5 और नीचे क्या बचा है पाई इंटू 9.6। एक बार कैलकुलेशंस देख लेना, आई होप गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी, उसको हम डालेंगे तो आंसर
आ जाएगा। वो देखो 10 की पावर -16 में आ रहा है ना, मतलब इसमें से अगर मैं 100 इधर ले लूँ 9.6 इंटू 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो उसको अगर मैं 500 से कट करूंगा तो 17.8 के आसपास आ जाएगा। अच्छा यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने तो ये वैल्यू किसमें निकाला है, मीटर स्क्वायर में। तो अभी यहां से वहां तक का सफर आपको तय करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन nth and n+1th Bohr radius of hydrogen atom is equal to its n-1th Bohr radius. The value of n is, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, r of n+1 minus r of n is actually equal to r of n-1। ये n का वैल्यू है बेसिकली, मतलब जो r होता था, z तो 1 ही है, तो r is equal to 0.529 into n square by z आएगा। अब n स्क्वायर की जगह क्या आ गया, n plus n का, मतलब n+1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इंटू n+1 का स्क्वायर, z नहीं लेंगे ना क्योंकि z तो 1 है, माइनस आर एन क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n-1 का स्क्वायर। 0.529 कैंसिल आउट, ओपन करो, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कैंसिल आउट होगा कुछ, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4n आ गया। अब n से n काट देता हूँ, n 0 तो हो नहीं सकता, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, हेंस द आंसर इज 4। अगेन सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर फॉर्मूलाज बराबर समझ में आए हुए हैं तो ये लेक्चर भी इजी है, इसमें भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड बोर ऑर्बिट एनर्जीज टू दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट एनर्जीज इज, बहुत सिंपल है ये भी। सो बेसिकली क्या बोला है, E1 माइनस E2 अपॉन E2 माइनस E3 का वैल्यू पूछा है, निकाल दे। E1 का वैल्यू, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट जो भी लो, 13.6, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आता है, z तो कितना है कुछ बोला नहीं है ना, तो z को तो क्या ले लेंगे 1, तो अपॉन n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर होल अपॉन माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऊपर से माइनस 13.6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर। ऐसे ट्रांजिशन एनर्जी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, ये माइनस के साथ बाहर आ जाएगा, -1/2 स्क्वायर अपॉन यहाँ से माइनस 13.6 कॉमन लोगे, क्या बचेगा -1/2 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया ये 1 - 1/4 दैट इज 3/4, और ये तुम्हारा 4 और 9 एलसीएम हो गया 36, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5/36, तो क्या 4 से गया ये, 9 3 27 अपॉन 5, रेशियो इज 27:5। सिर्फ वर्डिंग्स का थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, which of the following orbits of hydrogen atoms should have the values of their radii in the ratio of 1:4। KLMN की टर्म्स में दिया है, K के लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियाई के बारे में बात किया ना, हाइड्रोजन एटम है तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। K के लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, L के लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, KLMN M के लिए N का वैल्यू हो जाएगा 3 और N के लिए N का वैल्यू हो जाएगा 4। अब अपन देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन K एंड L। K और L में क्या मैं बोल सकता हूँ, रेडियस ऑफ K अपॉन रेडियस ऑफ L विल बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ऑफ K अपॉन n स्क्वायर ऑफ L। कहा था ना तुमको प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है, तो आगे का कांस्टेंट अपन हटा सकते हैं, क्या ये वैल्यू, या चलो पहले वैल्यू लेके ही चल जाओ, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। 0.529 इंटू n ऑफ K का स्क्वायर अपॉन 0.529 इंटू n ऑफ L का स्क्वायर। K का वैल्यू कितना है, n K के केस में 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1 का स्क्वायर अपॉन L के केस में कितना है 2, 2 का स्क्वायर, क्या आ गया 1/4। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा A। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है, बोथ A एंड B, तो हम चेक करें ना, क्या पता L और N के वाले केस में भी आ जाए। L के लिए RL अपॉन RN, ये क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 0.529, N के केस में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्या आ गया ये 4/16, तो इस केस में भी कितना आया 1/4, हेंस द करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। M और N के केस में सिंपली इन केस उसका स्क्वायर हो, तो उसके केस में रेशियो 9:16 आएगा, 1:4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जाके जो अपना पार्ट 2 है सेक्शन सी का वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 3 करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली। ये भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। थैंक यू।